कवि सम्मेलन की शुरुआत में अगर लफ्ज न भीगे तो कई बार श्रोताओं के मन में तकलीफ होती है। वैसे मैं जानता हूं कि मेरी एक सीमा है। टेलीविज़न में मैं कई बार कहता हूं कि अगर सीरियल बढ़िया आने वाला है तो विज्ञापन थोड़ी देर का अच्छा लगता है, तो विज्ञापन के तौर पर मैं उसकी मर्यादा का ध्यान रखूंगा। इसलिए इस मर्यादा को निभाते हुए इस दुविधा को दूर करने की मैं भी थोड़ी कोशिश करूंगा और चंद लाइनें कह करके ही अपनी बात की शुरुआत करूंगा। एक तो हिंदी में हमारे यहाँ कहा जाता है कि वियोगी होगा पहला कवि, आ से उपजा होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप वही कविता होगी अनजान। और अगर मैं उर्दू जुबान की बात करूं तो मेरी जुबान से मेरी दास्तां सुनो तो सही, मेरी जुबान से मेरी दास्तां सुनो तो सही, यकीन करो न करो मेहरबान सुनो तो सही। लबों को सी के जो बैठे हैं बज़्म दुनिया में, कभी तो उनकी भी खामोशियाँ सुनो तो सही, कभी तो उनकी भी खामोशियाँ सुनो तो सही। इस 2 दिवसीय हिंदी कवि सम्मेलन तथा मुशायरे में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। 2 वर्ष पहले कवि सम्मेलन की शुरुआत हुई थी, मुशायरा होता था। गत वर्ष कोविड के कारण ये कार्यक्रम नहीं हो पाया था और आप सभी के संगत से, आप सभी के छंदों से हजारों कविता प्रेमियों को महरूम रहना पड़ा था। मुझे विश्वास है कि इस वर्ष आनंद, विरह, विषाद, हास्य के सभी भाव, जीवन के सभी रंग आपके माध्यम से नजरीन तक पहुंचेंगे और जोरावर सिंह ऑडिटोरियम के इस मंच से एक साथ गणतंत्र दिवस के महापर्व को मनाते हुए आपकी स्वर लहरियां भी थोड़े समय में गूंजेंगी। अभी भरत सिंह जी बता रहे थे कविता दृश्य भी है और अदृश्य भी है। मैं इसे मानता हूं कि ये विजिबल और इनविजिबल के बीच का एक सेतु है, ब्रिज है। जीवन यात्रा में अगर दूसरे किनारे पर जाना है तो कविता से ही, शायरी से ही गुजरना पड़ेगा। हमारी प्राचीन संस्कृति एवं परंपरा में कहा जाता है ऋषियों, सन्यासियों, सूफियों के सबसे करीब अगर कोई पहुंच सकता है तो वो कवि है, शायर है। समाज में परिवर्तन, समाज की प्रगति और उसकी चेतना को अगर कोई नया रंग भर सकता है तो वह भी कवि है। कई बार लोग कहते हैं कि वैज्ञानिक और कवि ये 2 ऐसे समुदाय हैं जो समाज को बड़ी सूक्ष्मता से देखते हैं। ये सच है कि दोनों का योगदान किसी भी खुशहाल समाज के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन ये भी सच है कि जहाँ वैज्ञानिक रुक जाता है, दरअसल वहीं से कवि की यात्रा शुरू होती है। अब वैज्ञानिक है, मौसम की भविष्यवाणी कर देगा, परिस्थितियों का आकलन करके उसका प्रभाव भी बता देगा, लेकिन मौसम के मन में क्या चल रहा है, बादलों की धड़कन क्या कह रही है, यह तो सिर्फ कवि ही बयां कर सकता है। एक विश्वविद्यालय के अनेक प्राध्यापक हैं, सभागार में उपस्थित हैं। एक वनस्पति विज्ञान का प्राध्यापक, या मैं कहूँ कि वनस्पति वैज्ञानिक, फूल को नाप तोल कर उसका स्वास्थ्य बता सकता है, लेकिन फूल के सौंदर्य और उसकी सुगंध अगर कोई वहाँ तक प्रवेश कर सकता है तो वो केवल कवि है या शायर है। और इसलिए एक कविता प्रेमी के रूप में मैं अक्सर कहता हूँ कि अल्फाजों की महफिल ही वह एकमात्र स्थान है जहाँ आप एक साथ होली के रंग भी खेल सकते हैं और दिवाली के उजाले का आनंद भी ले सकते हैं। और तब मैं ये कहूँगा कि बड़े अजाब में है, बड़े अजाब में है जाने मैं कसा साकी, बड़े अजाब में है जाने मैं कसा साकी, नहीं शराब तो जिक्रे शराब रहने दो,
नहीं शराब तो जिक्र शराब रहने दो। अगर लेकिन श्रोताओं पर भी बहुत निर्भर करता है कवि सम्मेलन, इसलिए श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि अगर सुनने वाला ठीक से सुने, कवि सम्मेलन हो या मुशायरा, वापस जाते हुए एक अलग प्रकार का आनंद और अनुभूति लेकर जाएगा। कभी कभी कवियों की संगत मात्र से ही चेतना में बदलाव शुरू हो जाता है। ऐसा इसलिए बिल्कुल नहीं है कि आपने कुछ बढ़िया बढ़िया शब्दों में सिमटी कविताएं, चंद शायरी सुन ली और उसकी वजह से आपका मनोरंजन हो गया। 10 मिनट के लिए आप कल्पना के सागर में जब खो जाते हैं, तब इस भाव को आप अंदर से महसूस करते हैं। कविता मात्र शब्दों का हेर फेर नहीं है, कविता शब्दों से भी ऊपर की एक दूसरी चीज़ है। शब्दों का हेर फेर करके हम अच्छा गद्य लिख सकते हैं, किसी विषय पर ऐसे लिख सकते हैं, कोई आर्टिकल लिख सकते हैं, लेकिन जब भी कोई बात शब्दों के परे कहनी होती है, तभी कविता का जन्म होता है। कवि के शब्द मात्र शब्द नहीं हैं, उसमें जीवन भी है, उसमें रंग भी है और उसमें रस भी है। रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम आप में से अधिकांश लोग जानते हैं। उन्होंने जो अपनी मूल पुस्तक लिखी गीतांजलि, वो बांग्ला में लिखी थी। बाद में उसका अनुवाद किया गया अंग्रेजी में। एक अंग्रेज विद्वान थे, राइटर थे, उनको दिखाया गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो उसने कहा कि भाई सब तो ठीक है, लेकिन 4 जगह गड़बड़ है, इसको सुधारना पड़ेगा। उन्होंने उसका सुधार किया और सुधार करने के बाद एक इंग्लिश के बड़े भारी पोएट हुए ईट्स, उनको दिखाया। उन्होंने देखा, पलटा और कहा कि सब तो ठीक है, लेकिन ये संग्रह जो है 4 जगह फिर से अटक गया है। उनकी कविताएं वहीं अटक रही थीं जहां उन्होंने पहले सुधारा था। फिर गुरु रविन्द्रनाथ ने अपनी मूल कविता दिखाई, बांग्ला में दिखाई और उसे समझाया। तब ईट्स ने कहा कि अब जाकर बात बन गई। इसलिए मैं मानता हूं कि अगर भीतर और बाहर का आसमान जब मिलता है, तब जाकर कविता पैदा होती है और कवि अपने तरीके से लगातार समाज सेवा में भी, राष्ट्र सेवा में भी जुड़ा रहता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करके जब हमने गणतंत्र के रूप में अपनी यात्रा शुरू की थी, तब आत्मविश्वास से भरे हमारे देश के नीति निर्माताओं के सामने अनेक लक्ष्य थे। उसमें एक लक्ष्य ये भी था कि राष्ट्रीय एकता की ताकत से भारतवर्ष को विविधता को भी पोषित करना है और स्थानीय संस्कृतियों को भी समर्थ बनाना है। मुझे स्मरण है, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपने निधन से कुछ महीने पहले इसी धरती की महान कवियत्री पद्मा सचदेव जी के डोगरी काव्य संग्रह मेरी कविता मेरे गीत की भूमिका लिखी थी। दिनकर जी ने लिखा था कि आज़ादी के बाद अगर भारत की भाषाएं नहीं जगी तो 15 अगस्त को जो स्वराज आया है वह मुर्दा ही पड़ा रहेगा। दिनकर जी मानते थे कि कविता की असली भाषा कवि की मातृभाषा ही हो सकती है, क्योंकि सीखी हुई भाषा में ज्ञान का साहित्य लिखा जा सकता है, रस का साहित्य भी उसी में लिखा जा सकता है, अपनी मौलिक भाषा में, सीखी हुई भाषा में नहीं लिखा जा सकता है। और इसलिए अंत में 2 पंक्तियाँ कह के मैं विदा लूँगा। इसको दिल में जगह दे अकबर, इसको दिल में जगह दे अकबर, इल्म से शायरी नहीं आती। जम्मू कश्मीर की संस्कृति को पुनर्स्थापित करने के लिए भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने सितंबर 2020 में डोगरी, कश्मीरी और हिंदी को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया। कला, संस्कृति तथा भाषा के पुनर्जागरण तथा संस्थागत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जिस जमीन से
किसी जमाने में महाकवि कल्हड़, लालदेव, भवानीदास काचरू, हब्बा खातून, नूंद ऋषि, मास्टर जिंदा कौल, दीनानाथ नादिम, दत्तू गंगाराम, पंडित हरदत्त, रहमान राही और लक्ष्मण भट्ट की आवाज़ गूंजती थी, वहाँ फिर से भाषाओं में नई जान फूंककर स्थानीय संस्कृति को गौरव के शिखर पर ले जाने का दायित्व अब हम सबके कंधों पर है। आज अपनी सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत बनाकर जम्मू कश्मीर के 1.25 करोड़ नागरिक नॉलेज इकानमी के निर्माण में जुटे। ये समय की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ संस्कृति और आर्थिक सुरक्षा, इन दोनों आभूषणों से सुशोभित व्यक्तित्व ही जम्मू कश्मीर को समृद्ध, खुशहाल और विकसित बना सकते हैं और अपने विशाल संसाधनों का उपयोग करके हम आज़ादी के अमृत कालखंड के सभी संकल्पों को भी पूरा कर सकते हैं। इतनी ही बात कहता हुआ एक बार फिर से सभी कवियों का स्वागत करता हुआ और आप सबको गणतंत्र दिवस के महापर्व की शुभकामना देता हुआ और अंतिम 4 पंक्तियाँ कह करके कि रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है। उपेंद्र पांडे जी सुनिएगा ध्यान से, हरी जी है ना, रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है। उसकी याद आई है सांसों जरा धीरे चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद।